अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 448वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, रमज़ान से पहले मैंने वादा किया था कि 10वीं और 12वीं के बाद उन बच्चों की मैं रहबरी रहनुमाई करूँगा। सबसे पहली चीज़, तमाम वो बच्चे जिन्होंने 12वीं का इम्तिहान पास कर लिया है, उनके पेरेंट्स से मेरी दरख्वास्त है कि भाई ऐसे जो तमाम बच्चे हैं, आपके बच्चे जिस सब्जेक्ट में आगे का एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट जिसमें है, फ़ौरन उसके अंदर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा दे। सबसे पहली बात मेरी, उसका रीज़न, उसकी वजह ये बताता हूँ मैं आपको। बहुत सारे बच्चों के करियर और फ्यूचर बर्बाद हो चुके हैं उनके चचा के एक्सपेक्टेशन में, बाप के एक्सपेक्टेशन में, माँ के एक्सपेक्टेशन में, उसके टीचर्स और उसके उस्तादों के एक्सपेक्टेशन में। होता यह है कि बाज़ बच्चे वो साइंस से अबाउ 60, 70, 80 लेते हैं। अब वो बच्चा चाहता है कि भाई मैं फ़लाने फैकल्टी के अंदर ग्रेजुएशन करूं या उसमें एडमिशन लूं, मगर बाप का एक्सपेक्टेशन होता है नहीं बेटा उसमें नहीं, तूने इसमें करना चाहिए। माँ का एक्सपेक्टेशन अलग होता है, टीचरों का एक्सपेक्टेशन अलग होता है कि बच्चे ने इतना परसेंटेज लिया तो उसने ये नहीं ये करना चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसमें एडमिशन करा रहे हो। तो दो चीज़ें होती है, एक तो ये होता है कि 50 जगह पे मशवरे करने से, इससे मशवरा उससे मशवरा, इसलिए ये सब एकदम बेकार की चीज़ें हैं। ये अपने बच्चे का फ्यूचर बर्बाद करना है ये, क्योंकि पैसा आपको ख़र्चा करना है और पढ़ना आपके बच्चे को है। दोनों आप बाप बेटे जो है, दोनों की माल और जान कुर्बान होने वाला है। तो ज़बरदस्ती इससे मशवरा उससे राय लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। जिसको पढ़ना है, उसको इंटरेस्ट कायम में है, उसके अंदर उसका एडमिशन कराओ। फ्यूचर उसका है, उसको आगे की तालीम हासिल करना है। ज़बरदस्ती महल्ले के पठान साहब ने बोले तो उनके मशवरे पे बच्चे को दूसरे कोई सब्जेक्ट में एडमिशन दिला दिए, और महल्ले के सैयद साहब ने बोल दिए, और फलाने प्रोफेसर साहब ने, और फलाने डॉक्टर साहब ने। ये कैसा है, दूसरों के लिए जीना है ये। तो काहे को दूसरों के लिए जी रहे? आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो ना। तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा, बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसी में फ़ौरन एडमिशन कराए। दूसरी चीज़, एडमिशन के लिए जब बच्चे ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि मैं क्या करूं, मेरा किस में मुझे अपना फ्यूचर बनाना है और कौन सा एजुकेशन हासिल करना है, फ़ौरन उसी वक्त के अंदर एडमिशन की आप फ़िक्र करें। यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो राय मशवरों के चक्कर में एडमिशन की डेट चले जाती है, और अक्सर वो बच्चे मैंने देखा हूँ फिर वो बाद में परेशान होते हैं, उनको कहीं पे एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि आजकल हर कॉलेजेस के अंदर ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है और उनकी एक डेडलाइन होती है। और हर कॉलेज में ऐसा हो रहा है कि डेडलाइन से पहले ही अगर वहाँ पर 200 सीट्स या 400 सीट्स खाली है तो 5-5 हज़ार बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर आप अपने बच्चे का एडमिशन कैसे कराएंगे? तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपके बच्चे का परसेंटेज 80, अबाउ 80 या 90 और अबाउ 90 आने के बावजूद उस कॉलेज के अंदर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होता, जो बाद में आप डिसाइड करते। और जो बच्चों ने 50, 52, 55 लिया हुआ है, माशाल्लाह उनका एडमिशन हो जाता है। तो इसके लिए ये 2-4 बातें मेरी याद रखें, ख़ास तौर पे 12वीं के बच्चों के लिए। 10वीं वाले जो बच्चे हैं, उनका जो परसेंटेज है, परसेंटेज के हिसाब से उनके जो माँ बाप है, अब ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है कि माँ बाप उस बच्चे को अब वो तय करे कि देखो एक्चुअली होता कैसा है, मुसलमानों के, ब्राह्मणों के और दूसरे लोगों के पढ़ाने में जो फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। हम मुसलमान 12वीं का रिज़ल्ट आने के बाद परेशान फिरते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, और दूसरे जो लोग हैं, ब्राह्मणों के बच्चे जो आज क्लास 1 की पोस्टों पर बैठे हुए हैं, उसका रीज़न ये है कि उनका बच्चा जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में होता है, उसी टाइम पे वो डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे को आगे क्या एजुकेशन दिलाना है। उस एतबार से वो अपने बच्चे की पहले से ही
वैसी मानसिकता, वैसी नफ्सियात, वैसी उसकी साइकोलॉजी बनाते हैं और उस बच्चे को वैसे ही पढ़ाते हैं और पढ़ाते पढ़ाते उसको 10वीं तक ले जाते हैं और फिर 10वीं के रिज़ल्ट के बाद फिर वो बच्चे का एडमिशन जैसा उन्होंने डिसाइड किया था उस हिसाब से 12th में साइंस से या फिर उसको कॉमर्स से या आर्ट्स से दिलाते हैं। हम मुसलमान ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ पे होता ये है, पहले तो तालीम के एतबार से हमारे यहाँ पे इतना पिछड़ापन है कि बच्चे अच्छे परसेंटेज ले रहे हैं मगर बाप को कुछ नहीं मालूम है, तो इसके लिए ये हालात पैदा होते हैं। ऐसा मत करो आप भी। अब आपके जो बच्चों ने 10वीं में जिनके जो 10वीं के रिज़ल्ट आ चुके हैं, अब उनका परसेंटेज देखो। अगर 10वीं का परसेंटेज अबाउ 60 है तो वो बच्चे को समझाओ कि भाई तू साइंस से एडमिशन ले। जिस बच्चे का अंडर 60 है, 50 और 60 के दरमियान में है, उसको कॉमर्स से उसका 12th में एडमिशन कराओ और जिसका जो है अंडर 50 है उसको आर्ट्स से पढ़ाओ। और हर एक के लिए 12वीं के बाद में आजकल ऐसे ऐसे कोर्सेस है और ऐसे ऐसे आजकल जो है नई नई चीज़ें निकल गई है, बच्चा आराम से अपना फ्यूचर आगे का बना सकता है। अब आखिर में 2-4 बातें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तमाम बच्चे, चाहे जिनका 10वीं का रिज़ल्ट आ गया हो और जो अभी 11वीं 12वीं में एडमिशन लेना चाहते हो वो भी, और जो बच्चों का 12वीं हो गया वो भी, और वो तमाम बच्चे जो 5वीं से ऊपर है वो तमाम से मैं 2-4 बातें कहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि देखो, आप लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट है, आप महाराष्ट्र में अगर रहते हैं तो मराठी के ऊपर आपकी पूरी कमांड होना चाहिए। अब बाकी जो स्टेट्स है, जैसे गुजरात है, जैसे बंगाल है, जैसे तमिलनाडु है, आंध्रा है, कर्नाटका है, अब ये स्टेट्स में क्या होता है कि वहाँ पे मोस्टली मुसलमान भी खुद वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस है उसमें बातचीत करते हैं। अभी जैसे गुजरात में गए, वहाँ तो मतलब कोई बात ही नहीं कर सकते हम कि वहाँ तो कॉमनली सभी लोग वहाँ पे गुजराती में बात करते हैं। इसी तरीके से आप बंगाल में चले जाओ, एकदम यानी कॉमनली वहाँ पे मुसलमान गैर सब लोग बंगाली में ही बात करते हैं। आसाम में वैसा ही करते हैं। आंध्रा में आप चले जाएंगे देहातों में और अतराफ़ में, आप देखेंगे कि तमाम लोग वहाँ पर तेलुगु में बात करते हैं। कर्नाटका में और तमिलनाडु में, बाकी नीचे तो ये हाल है। अक्सर रियासतों में वहाँ लोगों को ये भी पता नहीं है हिंदी बोलते कैसे हैं, क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है लोग उसी में बात करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम आता है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र का मुसलमान मराठी नहीं बोल सकता। अक्सरियत हमारी ऐसी है, हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारी कमांड नहीं है मराठी लैंग्वेज के ऊपर, तो प्रॉब्लम आगे आते हैं। और कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी इससे पहली जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की गवर्नमेंट, उन्होंने 1000 मुस्लिम नौजवानों का सिलेक्शन किया पुलिस के लिए और वो सिलेक्शन भी हो गया। मालेगांव के अंदर उसकी भर्ती थी और जब वो 1100-1200 बच्चों को उन्होंने लिया और वो लेने के बाद में जब उनका फिटनेस टेस्ट हुआ उसमें वो बच्चे पास हो गए, तमाम चीज़ें हो गई उनकी। अब उनका जो है ना रिटर्न टेस्ट था। जब रिटर्न टेस्ट वो मुसलमान बच्चे देने लगे तो पता ये चला कि वो 1000-1200 जो बच्चे गए थे उनमें आधे से ज़्यादा ऐसे थे जो मराठी के सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए और उनको रिजेक्ट करना पड़ा। क्यों? मराठी आती नहीं। रहने के लिए महाराष्ट्र में आप रह रहे, आपको मराठी नहीं आती, तो फिर मतलब आपके लिए आगे के जो स्टेप्स है और आगे का जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है। तो आप जब महाराष्ट्र में रहते हैं, आपको क्यों मराठी नहीं आती? अरे बाबा, अपने घर में मराठी न्यूज़पेपर शुरू करो, अपने बच्चों को मराठी से पढ़ाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे मराठी से पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भटक जाएंगे या गुमराह हो जाएंगे। अभी गुजरात में गुजराती में बच्चे पढ़ते हैं तो गुमराह नहीं होते, वो बंगाल में बंगाली में पढ़ते हैं तो गुमराह नहीं होते, तेलुगु में पढ़ते हैं तो गुमराह नहीं होते, फिर मराठी में कैसे होंगे? और हमारे गाँव में जिन बच्चों ने मराठी से पढ़े थे, माशाअल्लाह आज बड़े बड़े मुत्तकी परहेज़गारों के अलावा इंटरनेशनल कंपनियों में लाखों रुपयों की सैलरी पे जॉब कर रहे हैं। मेरे अपने जो छोटे भाई है माशाअल्लाह डॉक्टर है, मराठी से ही पढ़ा हुआ है उन्होंने। अभी उसके बाद उन्होंने MBA किया, UPSC के दो स्टेप पास किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े शहर के अंदर एक बड़े इंटरनेशनल कंपनी के रीजनल ऑफिसर है। और माशाअल्लाह दीन के एतबार से एक वक्त की भी नमाज उनकी जाती नहीं।
तो बताने का मकसद ये है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों कि अपने बच्चों को मराठी और फिर उसके अलावा सेकेंड जो लैंग्वेज है वो पूरे तमाम ही स्टेट्स के जो लोग सुनने वाले हैं उनसे कहूँगा वो है इंग्लिश। अपने बच्चों को इंग्लिश में और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें परफेक्ट बनाओ, इसलिए कि आपका बच्चा जहाँ कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाएगा, ये दो लैंग्वेजेस ऐसी है जिसके ऊपर अगर उसने अच्छी तरह से कमांड पकड़ लिया, अच्छी तरह से उसकी पकड़ हो गई और अच्छी तरह से उसको इसके ऊपर उबूर हासिल हो गया, तो याद रखो उसका फ्यूचर ब्राइट है और वो बच्चा किसी भी आगे की फैकल्टी ऑफ एजुकेशन को पार कर सकता है। इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए 12वीं तक तो उसको मराठी और अपने लोकल जो लैंग्वेजेस है वो आना ज़रूरी है, लेकिन आगे अगर साइंस से करना है तो पूरा वहाँ पे टोटल इंग्लिश है। अब अगर उसने यहाँ से इंग्लिश बेस से नहीं सीखा है, आगे उसके लिए तकलीफ़ है, परेशानियाँ हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा अपने बच्चों को चौथी पाँचवीं से ही किसी भी आप उसको स्कूल में पढ़ाओ, चाहे उर्दू में पढ़ाओ, मराठी में पढ़ाओ, कहीं पे भी पढ़ाओ, लेकिन ये दो सब्जेक्ट की मेहनत अपने घर पे कराओ और मराठी में बोलने का अपने बच्चों को आदी बनाओ। घरों में जो है उसका पेपर स्टार्ट करो और बच्चों को पढ़ने लगाओ रोज़ाना। तो ये तमाम चीज़ें अगर काबू में आएंगी तो इंशाअल्लाह बच्चों के अंदर जो है ना सही से कमांड पैदा होंगी, सलाहियतें पैदा होंगी। वरना मेरे पास में कई लोग अपने बच्चों के रिज्यूम भेज कर देते हैं और बहुत सारों को मैं इंटरव्यू के लिए जब भेजता हूं तो जिसके पास भेजे थे बाद में उसका फ़ोन आता है, बोले यार इसको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में ये कैसा इंजीनियर है, इसने कैसा एमसीए, कहाँ पे एमसीए किया, कहाँ पे बीसीए किया, इसको बात करना नहीं आ रही, इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे सकता, काम क्या करेगा। बोले ये इसको गाँव को भेजो, वहाँ भैंसा चराने के या डबल रोटी तोस बेचने के काम का ही है, इसने डिग्री तो ले लिया, लैंग्वेज पे इसका कमांड नहीं है। तो ये चीज़ें क्यों होती है, मुंह पे क्यों गिरना पड़ता है, क्योंकि पढ़ने के ज़माने में आपने लैंग्वेजेस के ऊपर मेहनत नहीं की। तो आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, इसलिए मेहनत करो और बच्चों को भी मेहनत कराओ। अल्लाह ताला तमाम कामयाब बच्चों को और ज़्यादा तरक्कियात से नवाजे और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अल्लाह तबारक व ताला उनके भी फ्यूचर ब्राइट करने के फ़ैसले फरमाएं। इसी तरीके से कुछ भी आपको एजुकेशनल लाइन से रहबरी रहनुमाई चाहिए, आप इशाबाद मुझे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपको इत्मीनान बख्श उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।